हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला था वो था एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अपन ने 3 ग्रंथियों की चर्चा अपन कर चुके हैं, जिसमें से थाइमस ग्रंथि थी, आपकी पीयूष ग्रंथि हो चुकी है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो चुकी है। आज अपन नेक्स्ट ग्लैंड लेकर के चल रहे हैं साथियों, और उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि। देखो, इसको अधिवृक्क ग्रंथि नाम क्यों दिया है? जैसा कि मैं आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम में बता चुका हूं कि आपकी दोनों किडनी के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की टोपीनुमा श्रृंखला में एक ग्लैंड स्थित होती है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? तो वो अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि। तो साथियों, यदि इस ग्रंथि की स्थिति की अपन बात करें तो ये कहाँ स्थित होती है? तो सर, ये किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। यदि इस ग्रंथि के वजन की बात की जाए तो इस ग्रंथि का जो वजन है वो 0.4 से 0.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.4 से 0.5 ग्राम। इसके अलावा अपन बात करें तो इस ग्रंथि के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था यूस्टेकियस। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बताया था? यूस्टेकियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान देना दोस्तों, ये इस ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं। पहला, बाहरी वाला जो भाग होता है इसका, बाहरी भाग कहलाता है इसका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को हिंदी में कहा जाता है वल्कुट। क्या कहते हैं दोस्तों? वल्कुट। और इसका आंतरिक जो भाग होता है, आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। मेडुला, और मेडुला को हिंदी में कहा जाता है मध्यांश। ध्यान देना, आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है वो 2 भागों में डिवाइड है, या फिर इसके 2 जो भाग हैं, बाहरी वाला जो भाग है वो कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है, जो इस ग्लैंड का लगभग 80% भाग बनाता है। तो याद रखना, कॉर्टेक्स भाग के द्वारा एड्रीनल ग्रंथि का कितना % भाग तैयार किया जा रहा है? 80%। और बचा हुआ शेष 20% भाग कौन सा भाग तैयार करता है? तो वो आपका मेडुला या फिर मध्यांश। तो ध्यान देना, स्थिति की बात करें तो किडनी के ऊपरी भाग पर, दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसका मतलब संख्या कितनी होगी? तो सर, इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, क्योंकि किडनी कितनी अपनी 1 जोड़ी। तो आपकी एड्रीनल ग्लैंड कितनी होंगी? 1 जोड़ी होंगी। वजन की बात की जाए तो 0.4 से 0.5 ग्राम इनका वजन है। यूस्टेकियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बाहरी वाले भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट, जो एड्रीनल ग्रंथि का लगभग 80% भाग तैयार करता है, और आंतरिक भाग कहलाता है इसका मेडुला या मध्यांश, जो लगभग इसका 20% भाग तैयार करता है। अब साथ ही हम बात करते हैं इस ग्रंथि के द्वारा किस किस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ध्यान देना, कॉर्टेक्स और मेडुला भाग से स्रावित हार्मोनों के पर अलग अलग रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन कि एड्रीनल ग्रंथि का जो बाहर वाला भाग है, जिसको अपन कॉर्टेक्स नाम दे रहे हैं, इस कॉर्टेक्स भाग से कौन कौन से प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उन हार्मोनों की दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। ध्यान देना, यहाँ से कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। दूसरा जो हार्मोन आता है दोस्तों वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तीसरा जो हार्मोन आता है वो है दोस्तों गोनेडोकोर्टिकोइड्स। गोनेडोकोर्टिकोइड्स। तो ये 3 विशिष्ट प्रकार के हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और गोनेडोकोर्टिकोइड। ध्यान देना दोस्तों, मिनरेलो के अंदर आपको एक नाम दिख रहा है मिनरल, और मिनरल की यदि अपन बात करें तो मिनरल का मतलब क्या होता है? तो सर, मिनरल का मतलब होता है खनिज लवण। तो ये जो हार्मोन आपका
वो खनिज लवणों एवं जल की मात्रा पर नियंत्रण करता है। खनिज लवण और जल की मात्रा पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन तो कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड है। कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड में आपको नाम दिख रहा है ग्लूको, तो याद रखना दोस्तों ये ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है। ग्लूकोज की मात्रा पर कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड। और यदि बात करें गोनेडोकोर्टिकोइड की, तो इसमें भी आपको एक नाम दिख रहा है गोनेडो। और गोनेडो शब्द मैं आपको बार बार बता चुका हूँ किससे रिलेटेड है दोस्तों? जननांगों से रिलेटेड है। तो जननांगों से स्रावित हार्मोन्स पर नियंत्रण का काम कौन करता है? गोनेडोकोर्टिकोइड करता है। तो मुख्य रूप से अपन चर्चा करें तो मुख्य रूप से इस ग्रंथि के कोर्टेट भाग से 3 विशिष्ट प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। उनमें से सबसे पहला है दोस्तों मिनरेलोकोर्टिकोइड, दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड और तीसरा है गोनेडोकोर्टिकोइड। गोनेडोकोर्टिकोइड क्या काम करता है? जननांगों से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स पर कंट्रोल करता है। जैसा कि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात अपन करेंगे यहाँ पर। ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो ये ग्लूकोज की मात्रा पर कंट्रोल करता है, और मिनरेलोकोर्टिकोइड की बात करें तो यह खनिज लवण और जल की मात्रा पर नियंत्रण का कार्य संपन्न करता है। दोस्तों मिनरेलोकोर्टिकोइड की बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको एक विशिष्ट एग्जाम्पल याद रखना है, और वो हार्मोन आपका एल्डोस्टेरोन। काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पुटअप हो चुका है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, आप ध्यान देना दोस्तों ये क्या काम संपन्न करता है? तो अपने शरीर के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का पंप उपस्थित है, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप है? सोडियम पोटेशियम पंप। यदि मैं शॉर्टकट तरीके से इसकी बात करूं तो खनिज लवणों की मात्रा पर, खनिज लवणों की क्रिया पर, मात्रा पर कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है। ध्यान देना दोस्तों, यदि इस हार्मोन की किसी व्यक्ति के शरीर में क्या हो गई? कमी हो गई, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसका रूप है? मिनरेलोकोर्टिकोइड का रूप है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम क्या कर रहा है? खनिज लवणों की मात्रा पर नियंत्रण कर रहा है। और खनिज लवणों की मात्रा पर कंट्रोल यदि ठीक तरीके से नहीं होगा तो किस प्रकार का डिजीज पैदा होगा? तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो दोस्तों क्या होगा? आपका सोडियम पोटेशियम पंप संदमित हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा? संदमित हो जाएगा। तंत्रिकाओं का चालन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, और इस रोग को कहा जाता है साथियों एडिशन रोग। कौन सा रोग कहते हैं? एडिशन रोग। और ध्यान देना ये एडिशन रोग उसी वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पड़ा है जिसको अपने फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा था। अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान के जनक कौन थे? एडिशन थे। तो उन्हीं के समान में इस रोग को क्या नाम मिला है? एडिशन डिजीज इसको कहा गया है। तो यदि एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई तो सोडियम पोटेशियम पंप संदमित हो जाएगा, तंत्रिकाओं का चालन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इस रोग को किस रोग के नाम से जानते हैं? एडिशन के नाम से जानते हैं। यदि इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन की किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होगी? अधिकता होगी। तो साथियों अधिकता होगी तो क्या होगा? मांसपेशियों में, शरीर की मांसपेशियों में खनिज लवणों का जमाव चालू हो जाएगा। खनिज लवणों का जमाव चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से मांसपेशियां शिथिल अवस्था में आ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और इस रोग को कहा जाता है कुशिंग रोग। कौन सा रोग कहते हैं दोस्तों? कुशिंग रोग। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से तो कौन सा रोग हो रहा है? एडिशन रोग हो रहा है। और इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है? कुशिंग डिजीज पैदा होती है। बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड की तो ये ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करने का काम संपन्न करता है। साथियों इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं एक तो बात करता हूँ कोर्टिसोल हार्मोन की। कोर्टिसोल याद रखना, अपने शरीर के अंदर विशिष्ट प्रकार का ग्लूकोकोर्टिकोइड माना गया है कोर्टिसोल, ये विशिष्ट प्रकार का हार्मोन है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन है दोस्तों कोर्टिसोन, कोर्टिसोन, और तीसरा आता है कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन। तो ध्यान देना दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकोइड की अपन बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंतर्गत 3 हार्मोन सम्मिलित किए गए हैं, कोर्टिसोल,
कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। देखो दोस्तों, ये नाम आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, इसका मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने जब याद किए तो आप लोगों को भी याद करने पड़ेंगे। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड की। कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, कोर्टिकोस्टेरोन हो गया। ध्यान देना दोस्तों, इन तीनों हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। कौन से हार्मोन कहते हैं इनको? जीवन रक्षक हार्मोन। और जीवन रक्षक शब्द का मतलब क्या है? जीवन की रक्षा करने वाले हार्मोन है। इसके अलावा इनका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है? तो साथियों याद रखना, गठिया रोग, अस्थमा जिसको अपन दमा कहते हैं, इसके अलावा लेंस प्रत्यारोपण, सॉरी अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण और एलर्जी के उपचार में इन हार्मोन्स का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, गठिया रोग, अस्थमा या फिर जिसको दमा के नाम से जानते हैं, एलर्जी, इन सभी के रोगों के उपचार में और अंग प्रत्यारोपण में किन किन हार्मोन्स का यूज किया जा रहा है? तो वहां पर आपका मेन जो पॉइंट है वो तो है ग्लूकोकोर्टिकोइड, बाकी कोर्टिसोल हो गया, कोर्टिसोन हो गया, कोर्टिकोस्टेरोन हो गया। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड की अपन बात करें तो इसे तनाव रोधी हार्मोन कहते हैं दोस्तों। तनाव रोधी हार्मोन, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है अपन को। तो तनाव रोधी हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। और इनमें से भी आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए तो याद रखना, कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो रियल में मुख्य रूप से तनाव रोधी हार्मोन कहलाता है। अपन को तनाव से या स्ट्रेस से क्या दिलाता है? ये मुक्ति दिलाता है। फिर बात करें गोनेडोकोर्टिकोइड की, तो जननांगों से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स पर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ध्यान देना साथियों, विशिष्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। नर में इसे एंड्रोजन कहा जाता है, नर में इसे एंड्रोजन कहा जाता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सा हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसे पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन कहलाता है दोस्तों? पुरुष विकास हार्मोन, क्योंकि है नर के गौण लैंगिक द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। यदि अपन स्त्री की बात करें तो स्त्री के अंदर ये जो हार्मोन है वो होता है दोस्तों एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को कहा जाता है दोस्तों नारी विकास हार्मोन, नारी विकास हार्मोन, क्योंकि यह नारी के गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। तो ये है आपके दोस्तों कोर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। अब अपन बात करेंगे मेडुला भाग से कौन कौन से प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक विशिष्ट बात मैं आपको इस ग्रंथि के लास्ट में बताऊंगा, अभी आपसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये खनिज लवणों की मात्रा पर नियंत्रण कर रही है, ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण कर रही है, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है और जननांगों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है। पहले बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों? 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको। अब ये 4S क्या है? तो ध्यान देना, इसमें 4 S आएंगे आपके पास। पहले S का मतलब है साल्ट, और साल्ट क्या होता है दोस्तों? खनिज लवण। मतलब खनिज लवणों की मात्रा पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कर रही है? एड्रिनल ग्रंथि। दूसरे S का मतलब है दोस्तों शुगर, और शुगर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण कर रही है। तीसरे S का मतलब है दोस्तों स्ट्रेस, और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। तो ये भी आपको पता चल चुका है, ये तनाव रोधी हार्मोन है। और चौथे S का मतलब है दोस्तों सेक्स, मैथुन क्रिया। तो ध्यान देना, जननांगों की क्रियाओं पर भी ये कंट्रोल करता है। तो कितने S पर ये ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो सर ये 4S पर कंट्रोल करती है, इसलिए इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 4S ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन में या तो मिलेगा एड्रिनल ग्रंथि या फिर कौन सी मिलेगी? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेडुला भाग से कौन कौन से प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और यह आपको पता चल ही चुका है कि मेडुला अपनी एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है, जो लगभग कितना % भाग तैयार करता है? तो सर ये 20% भाग तैयार करता है। कितना %? 20%। तो दोस्तों बात करते हैं मेडुला भाग से कौन कौन से प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं।
मेडुला भाग के हार्मोन। देखो दोस्तों, मेडुला भाग की अपन बात करें तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की क्रोमोफिन कोशिकाएं होती हैं और इन क्रोमोफिन कोशिकाओं के द्वारा दो विशिष्ट प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें से पहले हार्मोन का नाम आता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन को एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। और दूसरा आता है दोस्तों नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन, और याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आज तक जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो आपके मेडुला भाग से ही पूछे गए हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि का ये जो हार्मोन आपको दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे अपने शरीर के लिए देख लो और चाहे अपने एग्जाम के लिए देख लो। तो मेडुला भाग के हार्मोन की अपन बात करें, क्रोमोफिन कोशिकाओं से विशिष्ट प्रकार के दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनलिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन हार्मोन है, और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। तो साथियों बात करते हैं ये काम क्या करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा काम आपको यहाँ याद रखना है, संकटकालीन परिस्थितियों, अपने शरीर के अंदर जितनी भी विकट काल की परिस्थितियां पैदा होती हैं, संकट काल की घड़ी पैदा होती है, तो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये हार्मोन मनुष्य को हमेशा क्या रखता है, तैयार रखता है दोस्तों। क्या रखता है, तैयार रखता है। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को ह्यूमन बॉडी का बॉडीगार्ड कहा गया है। मानव शरीर की बॉडीगार्ड ग्रंथि कौन सी है, बॉडीगार्ड। तो याद रखना साथियों, मनुष्य के शरीर की बॉडीगार्ड ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। क्योंकि संकट काल की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन विकट काल की घड़ी का सामना करने के लिए मनुष्य को हमेशा कौन सी ग्रंथि तैयार रखती है, तो वो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। यदि आपको हार्मोन पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा आपका, एड्रिनलिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से कुछ उपनाम मिले हैं और ये उपनाम काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से उपनाम है दोस्तों, पहला नाम लिख रहा हूं मैं, करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन। दूसरा नाम है इसका दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन। फिर इसे कहा जाता है संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन। संकट मोचक हार्मोन। अब आपको पता है संकट मोचक कौन है, हनुमान जी हैं। तो अपने शरीर का हनुमान किस ग्रंथि को बोलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि को बोलेंगे। इसके अलावा इसे कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। अब देखो आपातकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो सर अपना एड्रिनलिन हार्मोन है। इसके अलावा अपन बात करें तो विशिष्ट पॉइंट इसका आता है फ्री एफ हार्मोन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है 4S, और 4S में चारों S का मतलब आपको पता चल चुका है। ठीक उसी प्रकार इसको 3F हार्मोन क्यों नाम दिया है, क्योंकि पहले F का मतलब है दोस्तों फाइट, दूसरे F का मतलब है फ्लाइट और तीसरे F का मतलब है फियर। देखो फाइट का मतलब क्या है, लड़ाई करना, डिशुम डिशुम करना। फ्लाइट का मतलब है पलायन करना, पलायन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और फियर का मतलब क्या है, डर। तो इन सारी की सारी संकट काल की घड़ियों से अपन को कौन से हार्मोन बचाते हैं, तो वो आपके एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों भाई हैं। एक आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है तो दूसरा तुम क्या करता है, कम करता है। अब देखो इसको इतने सारे नाम क्यों मिले, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। करो या मरो हार्मोन, या तो काम को कर लो या फिर काम के डर की वजह से मर जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात को। बहुत सारी विकट काल की परिस्थितियां अपने सामने ऐसी आती हैं कि या तो काम को करना पड़ेगा या फिर काम नहीं होगा तो उसकी वजह से तुमको मरना पड़ेगा।
लड़ो या उड़ो हार्मोन, कहीं लड़ाई हो रही है और आप भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो या तो 2-4 अगले के दे मारेंगे, वरना लड़ाई का नाम सुनते हैं आप वहां से भाग जाएंगे, तो वो भी विकट काल की परिस्थिति है। संकटकालीन, संकट मोचक, आपातकालीन, इमरजेंसी, इन सभी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही रोचक एग्जाम्पल है। मान लो आप रात्रि को अपने घर जा रहे हैं और लगभग टाइम जो है वो आपका 12 बजने को आ रहा है और आप शमशान भूमि के पास से गुजर रहे हैं। ध्यान से सुना मेरे एग्जाम्पल को, शमशान भूमि के पास से आप गुजर रहे हैं और मान लो शमशान भूमि के पास से जैसे आप गुजरे तो पीछे से पायल के झनकार की आवाज़ आपको सुनाई दी। अब बताओ क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी पुतलियों का आकार फैल जाएगा, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। लेकिन एक बात दिल करता है कि क्या पता कहीं पड़ोस से आ रही हो, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा दूर और चलते हैं तो आपके सामने फिर आवाज आती है, अरे चलने वाले मुसाफिर जरा रुक, मैं भी तेरे साथ चलूं। अब क्या होगा बताओ? अब तो आपको पता ही क्या होने वाला है। तो उस टाइम क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा और ये संकटकालीन की जितनी भी परिस्थितियां उनका सामना करने के लिए आदमी को हमेशा तैयार रखेगा। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था, कोई बात नहीं थी, हार्टबीट बढ़ गई, श्वसन दर बहुत बड़ी हुई, हाँफने लगे, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज करना, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। मान लो आप जैसे उस रास्ते से गुजरे हो, पीछे से आपके किसी ने हाथ रख दिया, अब तो कंडीशन खराब। अब 70% तो दुनिया के ऐसे लोग हैं कि वहीं गस खा करके गिर पड़ेंगे, संभलने का नाम ही नहीं है। अब चाहे वो हाथ आपके भाई का ही था, चाहे वो आपकी किसी चीज परिचित का ही था, लेकिन आपके दिमाग में तो क्या था, भूत आ गया, तो वो विकट काल की परिस्थितियाँ सारी, उस टाइम आपको उस संकट काल की घड़ी से कौन सा हार्मोन बचाएगा? तो सर वो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है और आपके हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो इतने सारे नामों से इसको इसलिए नहीं नवाजा गया है, बहुत सारे काम संपन्न करता है। ह्यूमन बॉडी का बॉडीगार्ड ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा गया है। तो ये है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अब दोस्तों अपने एक ग्लैंड की ओर चर्चा करते हैं और वो कौन सी है, देखो, पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो एक बड़ा रोचक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा है? देखो, पीनियल। देखो दोस्तों, ये आपको पीनियल काय भी नाम मिल सकता है, पीनियल ग्रंथि भी नाम मिल सकता है। बात की जाए इस ग्रंथि की स्थिति की तो याद रखना, ये ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क की भी बात की जाए तो अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलोन वाला पार्ट है, डायनसिफेलोन अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है, जिसको अपन अग्र मस्तिष्क पश्च के नाम से जानते हैं। और ये ग्रंथि इसके पृष्ठ भाग पर स्थित होती है। किस भाग पर स्थित होती है? पृष्ठ भाग पर। अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन के अधर भाग पर जो ग्रंथि थी वो थी दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसकी चर्चा मैं बैक वीडियो में आपसे कर चुका हूं। और अब अपन बात करें पृष्ठ भाग की, तो पृष्ठ भाग पर कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। अब देखो, डायनसिफेलोन के जस्ट पहले का जो पार्ट आता है वो है दोस्तों प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेबेलम के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रंथि आपकी अगर मस्तिष्क के डायनसिफेलोन के पृष्ठ भाग पर स्थित होती है, इसलिए इस ग्रंथि को एक विशिष्ट नाम मिला है, एपीफाइसिस सेरेब्री। क्या कहा जाता है इसको? एपीफाइसिस सेरेब्री के नाम से इस ग्रंथि को जाना जाता है। तो वो आपकी पीनियल बॉडी। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे ही बच्चा लगभग 14 वर्ष का हो जाएगा, तो लगभग 14 वर्ष के बाद इस ग्रंथि के अंदर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 तथा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, किसी को पता नहीं है कि इनके नाम क्या है तो आप लिख सकते हैं साहब। CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और CaSO4 का नाम कैल्शियम सल्फेट है। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद इस ग्रंथि के अंदर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के लवणों का जमाव चालू हो जाएगा। लवणों का जमाव चालू हो जाएगा। इस वजह से इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मस्तिष्क की रेत। घर वाले बहुत बार बोलते हैं ना, तेरे दिमाग में माटी भरी पड़ी है, ये माटी सही भरी पड़ी है।
तो याद रखना लगभग 14 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तो इस ग्रंथि के अंदर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के लवणों का जमाव चालू हो जाएगा, इसलिए इसको मस्तिष्क की रेत के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, इसकी जो आकृति होती है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि की आकृति कोमा जैसी होती है, कोमा। और कोमा का चिन्ह आप जानते हैं, कोमा शेप किस ग्रंथि की शेप होती है, तो वो आपकी पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा इस ग्रंथि का एक विशिष्ट नाम हो रहा है, इसे कहा जाता है लैंगिक जैविक घड़ी। लैंगिक जैविक घड़ी, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्लैंड को कहा जाता है, तो वो है दोस्तों आपकी पीनियल ग्रंथि। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नवजात शिशु की यदि मैं बात करूं तो नवजात शिशु के अंतर्गत ये ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है, अधिक विकसित होती है। लेकिन वृद्धावस्था में जाते जाते ग्रंथि क्या होने लगती है, अल्प विकसित होती जाती है। इसका मतलब ये क्या काम संपन्न कर रही है, तो इस ग्रंथि का जो काम है दोस्तों वो है लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होती है। लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो पीनियल बॉडी होती है सर, पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल काय होती है। लेकिन याद रखना, नवजात शिशु के अंदर ये ज्यादा वेल डेवलप होती है और वृद्धावस्था तक आते आते ये धीरे धीरे अल्प विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। आपको भी पता है कि लैंगिक अंगों का जो विकास है वो लगभग वृद्धावस्था में रुक जाता है। किसी भी प्रकार का हार्मोन इतना ज्यादा सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बूढ़े जो लोग हैं वो बच्चे उत्पन्न बहुत कम कर पाते हैं। उनके उत्साहित, महिलाओं के जो उत्साहित है वो काफी पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिंड्रोम युक्त बच्चे पैदा होने लगते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं इस ग्रंथि के हार्मोन की। कौन से प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करती है, तो दोस्तों ये मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। याद रखना, मैंने आपको एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन बताया था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस ग्रंथि से सीक्रेट हो रहा था, पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट हो रहा था। और आपको मैं बता चुका हूं, जो मेलानिन वर्णक होता है, जो अपनी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, वो तो इससे रिलेटेड है। ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम संपन्न करता है, लैंगिक विकास या लैंगिक कार्यों के अवरोधन का कार्य संपन्न करता है। लैंगिक अंगों के विकास के अवरोधन का कार्य संपन्न करता है। कब, वृद्धावस्था की बात कर रहा हूँ, जबकि नवजात शिशु के अंदर ये बहुत ज्यादा विकसित होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये है आपकी पीनियल ग्रंथि। अगर मस्तिष्क के डायन सिग्लोन के पृष्ठभाग पर स्थित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एपीफाइसिस सेरेब्री कहते हैं इसको। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद इस ग्रंथि के अंदर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के लवणों का जमाव चालू हो जाता है, इसलिए इसको मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। आकृति की बात करें तो कोमा शेप होती है। लैंगिक जैविक घड़ी, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या मानी गई है, उत्तरदायी मानी गई है। जैसा कि बात कर चुके हैं, नवजात शिशु के अंदर अधिक विकसित होती है और वृद्धावस्था आते आते अल्प विकसित हो जाती है। कौन से प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट करती है, जो लैंगिक या जननांगों के विकास और उनके कार्यों का क्या करता है, अवरोधन करने का कार्य संपन्न करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन इतनी ही ग्लैंड की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त हरीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करवाइए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि आपको नजर आती है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अवगत करवाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे बेहतरीन शानदार वीडियो अपलोड कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।